बड़ा खतरा, एक गंभीर चर्चा। साथियों, देश आजाद हुआ, हमारे देश के सभी बहुजन मूल निवासी साथियों ने आजादी का जश्न बड़े जोर शोर से मनाया। आज भी हमें घर घर तिरंगा ले जाकर आजादी का जश्न मनाने का ये जो मनुवादी पार्टियां हैं, मनुवादी सरकारें हैं, ये आज भी हमें आजादी का जश्न मनाने के लिए, हर साल मनाने के लिए कहती है। देश जब आजाद हुआ तब हमारे देश में लोकतंत्र की भी स्थापना हुई थी। अंग्रेज गए, अंग्रेज विदेशी थे, अंग्रेजों ने वो जो उनकी पावर थी, उनकी सत्ता थी, वो ट्रांसफर की ब्राह्मणों की तरफ। आप सभी लोगों को पता है, इस देश का पहला जो प्राइम मिनिस्टर है, पहला जो प्रधानमंत्री है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो चुनाव के बगैर प्राइम मिनिस्टर बना, चुनाव नहीं हुए थे, वो सिलेक्टेड था। ज्यादा से ज्यादा राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे वो ब्राह्मण थे, प्राइम मिनिस्टर ब्राह्मण, उन सभी केंद्र की हो या राज्य के हो, सभी कैबिनेट के जो सचिव है वह ब्राह्मण, कैबिनेट के मंत्री ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण, सभी राज्यों की जो कमिश्नरियां है वहां के कमिश्नर ब्राह्मण, सभी राज्यों के जो जिलाधिकारी है, कलेक्टर है, वो सभी ब्राह्मण, तहसीलदार ब्राह्मण, हमारा जो गांव का गिरदावर होता है, हमारे इधर महाराष्ट्र में तलाटी कहते हैं, वह भी ब्राह्मण। अंग्रेजों से सत्ता ट्रांसफर हुई ब्राह्मणों की तरफ और तब से इनका खेल शुरू हुआ। इस देश में लोकतंत्र जो लाया गया वो लोकतंत्र नहीं था, वो ब्राह्मण तंत्र था। यह बात पहले हमें समझ लेनी चाहिए। आज का जो विषय है ईवीएम से चुनाव कराना, हमें आप सभी को पता है कि साहब ने ईवीएम की जो लड़ाई लड़ी है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, वहां से पर्चियों वीवीपैट मशीन लगाने का जो प्रावधान हुआ, कोर्ट ने प्रावधान किया कि वीवीपैट मशीन लगाना है ताकि किस पार्टी को कितने वोट गए यह हमें समझना चाहिए। लेकिन जब वीवीपैट मशीन लगाई गई तब पर्चियों का 100% मिलान नहीं किया गया। वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ईवीएम मशीन जो है उसमें 100% घोटाला होता था, हुआ है, यह करते आ रहे हैं। साथियों, कांशीराम जी ने जब नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तब से ही इस देश के ब्राह्मण अलर्ट हुए। उनको यह लगा कि इस देश का बहुजन, इस देश का मूल निवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज अगर एक होकर हमारे साथ लड़ाई लड़ेगा तो उस लड़ाई में हम कभी भी जीत नहीं सकते। साहब बार बार कहते हैं कि ब्राह्मण गांव का सरपंच तो क्या, लेकिन सदस्य भी नहीं बन सकता इस देश में। आज ब्राह्मणों की 5-5 पार्टियां वह बना के रखा है। अनैतिक, अनियंत्रित सत्ता, अनैतिक सत्ता उसने हासिल करके आज इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी के जो लीडर हैं उनको गुलाम बनाया है। हम महाराष्ट्र की अगर बात लेते हैं तो महाराष्ट्र में सबसे कद्दावर नेता हमारे शरद राव जी पवार कहलाते हैं, लेकिन उनको भी सारी उम्र उनकी पॉलिटिक्स में गई। 9 खासदारों के ऊपर इस देश के ब्राह्मण तंत्र ने उनको जाने नहीं दिया। हर स्टेट की यही रीत है और उनकी ताकत है सिर्फ ईवीएम। ताकि कांशीराम ने जब नारा दिया था वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तब समाज जुड़ने लगा था, एससी, एसटी समाज जुड़ने लगा था। आज की तारीख में
बहुजनों की हक की लड़ाई जो कोई लड़ रहा है वह संगठन बामसेफ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बामसेफ के अध्यक्ष माननीय मेश्राम साहब का। जब हम बीएसपी में काम करते थे, बीएसपी में जब दलाली शुरू हुई, टिकट बेचना शुरू हुए, कैडर कैंप सख्ती से बंद किए गए, तो हमने महाराष्ट्र के कुछ लोग थे, हमने सोचा कि घर पे बैठ के मूवमेंट चलाई जाए। ऐसे कोई भी ताकत हमें नहीं दिख रही थी कि हम उसमें काम करें। एक ताकत थी, उसकी आस लगी हुई थी, वह थी बामसेफ। मेश्राम साहब ने पूरी ताकत के साथ उसको सींचा। अगर हमारे जैसे बीएसपी में जो लोग थे, अगर यह संगठन नहीं रहता था तो हमारे जैसे लोगों को खेतों में हल चलाने के सिवा दूसरा काम नहीं रहता था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बामसेफ का, माननीय मेश्राम साहब का, कि इस देश के SC ST OBCओं की लड़ाई वैचारिकता के साथ भी, रास्ते पर भी और पॉलिटिक्स में भी और कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। हमें इस आंदोलन को पूरी ताकत के साथ सहयोग करना चाहिए। ऐसे मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। धन्यवाद। आगे इसके बाद धन्यवाद प्रताप दादा। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय सुधीर नाग जी, जो कि प्रदेश प्रभारी है बामसेफ केरला के, वो डायस पर आए और विषय के संदर्भ में अपनी बात रखें। माननीय सुधीर नाग। साथियों, जय मूल्यवासी। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के संदर्भ में मैं केवल ईवीएम के रेफरेंस में यहाँ पर मेरी बात रखने की कोशिश करूँगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। ईवीएम से चुनाव करना एवं वीवीपीएटी की पर्चियों को 100% मिलान न करना भारत के लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा धोखा, खतरा है, एक गंभीर चिंतन। सबसे पहले आप लोगों को ये जो 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है, इस जजमेंट की पार्श्वभूमि समझना होगा। और वीवीपीएटी मशीन के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो 3 घटना को आपको समझना होगा, तब जाके ये आज जो विषय यहाँ पर रखा है, इस विषय को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जो 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, 8 अक्टूबर 2013 में जो जजमेंट दिया, विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और उसके बाद दूसरी घटना ये है 24 अप्रैल 2017 की, जिस घटना के कारण आदरणीय माननीय वामन मेश्राम साहब ने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जीता, और उस केस के बदौलत 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर सैंक्शन किया, उस ऑर्डर के तहत 3,568 करोड़ रुपीस वीवीपीएटी मशीन को खरीदी करने के लिए ये ऑर्डर इशू हुआ। 3,568 करोड़ रुपीस। और जो मशीनें थी, वो मशीनें कितनी थी?
16,15,000 वीवीपीएटी मशीनों को खरीदी करने के लिए ये ऑर्डर पास हुआ। ये घटना दूसरी। तीसरी घटना 8 अप्रैल 2019 की है और उस घटना के तहत जो मिलान का मामला था, वीवीपीएटी मशीन के साथ, ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी मशीन से निकलने वाली जो पर्चियां है, वो पर्चियां, उसका मिलान, ये जो ऑर्डर दी, ये ऑर्डर 8 अप्रैल 2019 को ये जजमेंट आया। ये जजमेंट हमारे केस के विरोध में था। इस जजमेंट के तहत, ये जजमेंट जो आया, इस जजमेंट के तहत क्या हुआ, ईच असेंबली सेगमेंट में 5 पोलिंग स्टेशन को वेरीफाई किया जाएगा, ये जजमेंट दिया। मगर 2019 के इलेक्शन में केवल 5 वीवीपीएटी मशीन को वेरीफाई किया गया। 5 वीवीपीएटी मशीन को ईच असेंबली सेगमेंट में केवल 5 वीवीपीएटी मशीन को वेरीफाई किया गया। 8 अप्रैल 2019 का जो जजमेंट है, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ईच असेंबली सेगमेंट में 5 पोलिंग स्टेशन को वेरीफाई करने का जजमेंट दिया और 15 अप्रैल 2019 को इलेक्शन कमीशन के मैनुअल में लिखा गया। 15 अप्रैल 2019 के इलेक्शन कमीशन के मैनुअल में भी ये बात लिखी गई कि 5 पोलिंग स्टेशन को वेरीफाई किया जाएगा। मगर किया कितना? कहीं कहीं पर किया 5 वीवीपीएटी मशीन को वेरीफाई किया गया 2019 के इलेक्शन के रिजल्ट के लिए। अभी जितना किया उसमें भी घोटाला, बहुत गंभीर बात है। जितना किया उसमें भी घोटाला, और उससे भयानक बात क्या है कि सारी की सारी पर्चियां 4 महीने में इलेक्शन कमीशन ने जलाई। इसका भी रिकॉर्ड है, इसका भी सबूत है। तो बहुत भयानक षड्यंत्र हो रहा है, और ये षड्यंत्र अल्पसंख्यक ब्राह्मण, जो ब्राह्मण अल्पसंख्यक है, जो पॉलिटिकल कंट्रोल करना चाहते हैं, वो लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज करने के लिए मनी माफिया, मीडिया एंड अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सहारा ले रहे हैं। ये षड्यंत्र, इसके सारे सबूत हमारे पास अवेलेबल है। आपको 8 अक्टूबर 2013 का, केवल 8 अक्टूबर 13 के पहले का बैकग्राउंड अगर समझना है, इस बैकग्राउंड के ऊपर मैंने 48 मिनट का वीडियो बनाया, केवल एक घटना के ऊपर। केवल एक घटना अगर आपको समझनी है, बाकी 2014 के बारे में, 2014 के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि 2004 में कांग्रेस ने चुनाव जीता, लोकसभा का चुनाव ईवीएम में घोटाला करके जीता। 2009 का चुनाव ईवीएम से घोटाला करके कांग्रेस ने जीता। इलेक्शन कमीशन की जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी थी, उन्होंने ये कहा था 9 लाख ईवीएम मशीनों को ये चुनाव में इस्तेमाल ना करें। फिर भी इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं मशीनों के माध्यम से चुनाव लड़ा। केवल उतना ही नहीं, वो जो मशीनें थी खराब थी, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए बिल्कुल ही वो इस्तेमाल करने योग्य नहीं थी, फिर भी उन्होंने यूज किया।
इसका मतलब 2004 में घोटाला किया, 2009 में घोटाला किया और मशीनें भी पुरानी यूज की। 2009 से लेके 2014 तक पुरानी मशीनों के माध्यम से जो मशीनें सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के लिए यूजफुल नहीं है, योग्य नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, ऐसे मशीनों के ऊपर चुनाव किया। उसका नतीजा क्या हुआ? 2014 के जो 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट है, उस जजमेंट के तहत वीवीपीएटी मशीन पूरी तरह से लगाना चाहिए था, मगर 0.33% वीवीपीएटी मशीन 2014 में लगाया, मतलब 99.67% वीवीपीएटी मशीन लगाया नहीं। इसका मतलब घोटाला हुआ। उस घोटाले को दबाने के लिए 9 लाख ईवीएम मशीन को इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्क्रैप घोषित किया जून महीने में। रिजल्ट के 1 महीने के बाद जून महीने में सारी की सारी मशीनों को भंगार घोषित किया। इसके सबूत हमारे पास अवेलेबल है। अभी आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने 2014 को भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से मुंबई हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत वीवीपीएटी मशीन आप लोगों ने लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगा रहे हैं? इस बात को लेके मुंबई हाई कोर्ट में केस फाइल किया 2014 में। सेम टाइम में हरियाणा में बामसेप के नाम से केस फाइल किया हरियाणा कोर्ट में, हाई कोर्ट में। 2015 में पटना हाई कोर्ट में बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम से केस फाइल किया। अभी इसके बाद क्या हुआ? 2016 में जो वीवीपीएटी मशीन के लिए ऑर्डर इशू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इशू होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन वीवीपीएटी मशीन लगाना तो दूर, उसके लिए अमाउंट भी सैंक्शन नहीं हो रही थी। तो मेश्राम साहब ने, आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने इलेक्शन कमीशन को जो आरटीआई के माध्यम से इंफॉर्मेशन निकाली, तो उनको ये पता चला कि इलेक्शन कमीशन ने आरटीआई के माध्यम से लिखित दिया। क्या लिखित दिया? कि सेंट्रल गवर्नमेंट अमाउंट सैंक्शन नहीं कर रही है वीवीपीएटी मशीन के लिए। उसी आरटीआई को लेके इलेक्शन कमीशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में 2016 में केस फाइल किया। 2016 में इलेक्शन कमीशन के विरोध में बामसेप ने केस फाइल किया। इलेक्शन कमीशन के विरोध में केस फाइल करना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन साधारण नहीं है, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी है। उसके अगेंस्ट में केस फाइल किया, केवल केस फाइल ही नहीं किया तो केस जीता। केस जीतने के बाद क्या हुआ? हमें देखने को ये मिलता है कि कांग्रेस ने, बीजेपी ने, चुनाव आयोग, इन लोगों ने मिलकर क्या किया? 56C, 56D, 49MA ये रूल फ्रेम करके, मतलब जो मशीन से घोटाला पकड़ में आ सकता था, उसके वजह से उन्होंने क्या किया? वीवीपीएटी मशीन से, वीवीपीएटी मशीन तो लगाया लेकिन वेरीफाई नहीं करेंगे। तो ये सारा मामला है, बहुत धोखेबाजी हो रही है। सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि
अभी इस साल में वायर पेपर में एक न्यूज़ आया। वो न्यूज़ क्या था? 18 अप्रैल 2023 मतलब इस साल में 18 अप्रैल में न्यूज़ आया वायर पेपर में कि लगभग 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों में से 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों में से 6.5 लाख मशीन डिफेक्टिव निकली। आप जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, आपको सोचकर ये हैरानी होगी 2019 के इलेक्शन में 10,35,000 वीवीपीएटी मशीन को लगाया गया। 10,35,000 वीवीपीएटी मशीन को लगाया गया और अभी जो आंकड़ा पब्लिश हुआ वो आंकड़ा क्या है? 6.5 लाख मशीन डिफेक्टिव निकली। तो कहां से लोकतंत्र बचने वाला है? कहां से मिलान करेंगे? 1% में भी घोटाला। तो इस तरह से ये जो हो रहा है ये सारा ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये सारा हो रहा है। इसलिए कांशीराम साहब की एक लाइन, कांशीराम साहब बोलते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो आज वही हो रहा है और उसके माध्यम से गवर्नमेंट को स्टेबल किया जा रहा है। 1989 से 2004 तक अनस्टेबल गवर्नमेंट इंडिया में थी और 2004 के बाद क्या हो रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है? 2004 स्टेबल गवर्नमेंट ईवीएम से, 2009 स्टेबल गवर्नमेंट, 2014 स्टेबल गवर्नमेंट, 2019 स्टेबल गवर्नमेंट। ये सारा लोकतंत्र के साथ ब्राह्मणों का, अल्पसंख्यक लोगों का षड्यंत्र के माध्यम से ये सारा वर्चस्व कायम रखने के लिए ये सारा हो रहा है। इसे हमें समझना होगा और लोगों को जगाना होगा, आम लोगों को जगाना होगा, जोड़ना होगा, शक्ति, संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। इसी आज के इस मौके पर मैं बस इतनी ही बात कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर नाग जी। इस विषय पर बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मान्यवर प्रवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। आप डायस पर आए और विषय के संदर्भ में बात रखें। माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह। धन्यवाद माननीय संचालक महोदय। आज दिनांक 24 दिसंबर 2023 को बामसेप के 40वें संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रथम सत्र में जो ज्वलंत विषय चर्चा के लिए रखा गया है वो विषय है ईवीएम से चुनाव करना एवं वीवीपीएटी पर्चियों की 100% मिलान न करना भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा, एक गंभीर मंथन। बाकी दो विषय और हैं तो मैं केवल इसी विषय पर अपनी बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आदरणीय वामन मेश्राम साहब का, मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश ये ऋणी रहेगा, क्योंकि जिन विषयों पर मेन स्ट्रीम मीडिया वॉकआउट करने का काम करती है, उनको ब्लैकलिस्टेड करने का काम करती है, उन विषयों को, उन ज्वलंत मुद्दों को चर्चा करने के लिए खोज करके आदरणीय वामन मेश्राम साहब इस देश के और विदेश के लोगों के सामने रखते हैं कि भारत में किस तरीके से शासक जाति के लोग वहाँ के यानी भारत के मूल निवासियों को गुलाम बना करके
जो इशू है उनको दबाया जाता है और जो नॉन इशू है उनको उठाया जाता है, ऐसा षड्यंत्र भारत में कर रहे हैं। इस सत्यशोधक विचार मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और पूरे देश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी प्रतिनिधि, इस देश के मूल्यवासी बहुजन समाज के हमारे अलग अलग क्षेत्रों के सभी कप्तानों, ये जो विषय आज रखा है, ये विषय केवल अभी से चर्चा के लिए नहीं है, बल्कि बहुत लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा, हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम का चुनाव हुआ। उन चुनावों का परिणाम आया तो आप देख रहे होंगे कि राजस्थान के अंदर में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत जी ओबीसी के मुख्यमंत्री थे इससे पहले, और दूसरे एक मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी, और तीसरे आपने देखा होगा कि बीआरएस की सरकार तेलंगाना में थी। कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना करके, खास तौर पर कांग्रेस के लोगों ने एक राज्य जो मूल्यवासियों के हाथ में था, बीआरएस वहां की क्षेत्रीय दल था, उस एक राज्य को छीन करके 2 राज्य बीजेपी के हवाले कर दिए। और ओबीसी के जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, वहां पर राजस्थान में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया। उससे पहले डंका पीटा गया इस देश के अंदर में कि हमने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया, और मध्य प्रदेश में तो पहले से ही ओबीसी के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी। फिर एक यादव जी को लाकर के वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी किस तरीके से बीजेपी कांग्रेस बीजेपी के लोग इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं, ये ईवीएम के द्वारा हो रहा है। और इस देश के अंदर में ईवीएम को लाने का काम, जिसका फायदा यार भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, वो कांग्रेस के लोगों ने किया। चुनाव आयोग के रूल के अकॉर्डिंग ही अगर मान लिया जाए, जैसा कि अभी सुधीर जी ने बताया, 56C, 56D, 56C और 49MA वगैरह जो रूल फ्रेम किए हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सेकंड पार्टी के लोग ही अगर मांग करते हैं रिकाउंटिंग की, तो रिकाउंटिंग होनी चाहिए। बीजेपी ईवीएम के घोटाला करके सत्ता में आई, कांग्रेस के लोगों ने कहीं पर भी रिकाउंटिंग तो छोड़िए, काउंटिंग के लिए भी मांग नहीं किया। जो 5 ईवीएम मशीनें चुनाव आयोग ने कहा है कि 5 ईवीएम मशीनें, वैसे तो 5 स्टेशन, पोलिंग स्टेशन की बात कही थी। एक पोलिंग स्टेशन पर अगर ज्यादा कैंडिडेट है, 16 से ज्यादा है, तो एक बूथ पर 2 मशीन लगेंगी, कहीं कहीं 3 भी लग सकती है अगर ज्यादा कैंडिडेटों ने अपना नामांकन कर दिया तो पोलिंग स्टेशन के अंदर में जितने भी मशीनें हैं, उन सभी 5 पोलिंग स्टेशनों पर 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 5 पोलिंग स्टेशन पर लगने वाली मशीनों की रिकाउंटिंग की बात कही थी, पर्चियों की मिलान करने की बात कही थी। मगर देखा गया कांग्रेस चुनाव हारने के बाद भी खूब मालूम है, एक भी जगह पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने रिकाउंटिंग के लिए मांग नहीं किया। लास्ट में कांग्रेसियों को कहीं जनता पीटे नहीं, दौड़ा दौड़ा
दोबारा जब जनता के बीच में जाए वोट मांगने के लिए, उस गुस्से को ठंडा करने के लिए दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया कि मुझे तो 2003 से ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो पत्रकार ने दूसरा सवाल पूछा लगे हाथ उनसे, तो इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आप लोगों ने वो फुटेज देखा होगा। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वो कांग्रेस जाने उसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है, मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। जिनके नाम पर कांग्रेस का चुनाव लड़ा गया, मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ाया गया, मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो कह रहे कांग्रेस जाने क्या करना है ईवीएम का। कांग्रेस कौन है? केवल 3 लोग हैं कांग्रेस का मतलब। एक राजमाता सोनिया गांधी, राजकुमार राहुल गांधी, और अभी बहुत लंबे अरसे के बाद में शेड्यूल कास्ट के लोगों के वोटों को समेटने के लिए एक रणनीति बना करके जो कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर की हत्यारी है, अछूतों का सबसे ज्यादा सत्यानाश करने का काम किया। बाबा साहब ने किताब भी उस पर लिखा, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल। वो अछूत जाति के आदमी को, खड़गे जी को अभी आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप है, सोनिया गांधी जी चुप है इस मुद्दे पर, राहुल गांधी बिल्कुल चुप्पी मारे बैठे हुए हैं। कांग्रेस की सभी राज्यों की जो यूनिट है वो इसके विरोध में बात कर रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। जनता जिसने कांग्रेस को वोट दिया वो लोग विरोध कर रहे हैं, नेता विरोध कर रहे हैं, प्रत्याशी विरोध कर रहे हैं, मगर कांग्रेस के जो हाई कमांड है उसके मुंह पर ताले लटके हुए हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये षड्यंत्र क्या है, इस बात को समझना होगा। ये षड्यंत्र का ही पर्दाफाश करने के लिए ये विषय चर्चा करने के लिए लगाया है। और जो चुनाव आयोग, मैं इस मंच से पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग सुन रहे हैं, तमाम यहां पर दर्जनों की संख्या में यूट्यूबर साथी लगे हुए हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है पूरी दुनिया में इस कार्यक्रम का, 50 देशों के लोग सुन रहे हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं भारत के। मैं बताना चाहता हूं साथियों कि जो चुनाव आयोग चुनाव के वक्त में यह कहता है कि धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, चुनाव आचार संहिता के विरोध में होता है, ये वो चुनाव आयोग शासक जातियों की, भाजपा की केवल रखेल साबित हो गया है, बोलता नहीं है कुछ भी, सबूतों के साथ में पूरी दुनिया देखती है इन बातों को। धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर अमित शाह ने चुनाव में खुल्लम खुल्ला कहा, रैलियों को संबोधित करते हुए, कि भाजपा को वोट दो, राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए मुफ्त में आपको रेलगाड़ियां भर के ले जाएंगे। अमित शाह के पापा जी की संपत्ति नहीं है देश की रेलगाड़ियां। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, भाइयों बहनों, मुझे देश के जवानों के नाम पर एक बार वोट भाजपा को डाल दीजिए। कितने शर्म की बात है, जिस देश का प्रधानमंत्री देश के जवानों की हत्या करवा करके, पुलवामा जैसा कांड करवा करके, और उन शहीदों के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। और केवल इतना ही नहीं बल्कि देश के जवानों को शहीद करा करके भाजपा के लोग वोट मांगने का काम कर रहे हैं। रिकॉर्डेड वीडियो है। फर्स्ट टाइम वोटरों से अपील किया नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने, क्या आपका वोट पुलवामा में शहीद हुए नौजवानों के नाम पर नहीं मिलेगा क्या? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को, इस देश के लोगों को मूर्ख बना करके। और चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मगर चुनाव आयोग धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, जाति के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, शहीद करवा करके लोगों की, जवानों की हत्या करवा करके वोट मांगा जा रहा है, कोई एक्शन नहीं करता है।
देश की संसद में आज जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर में जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर में एक तरफ तो तमाम सांसदों को सुबह के सत्र में साहब ने बताया कि लगभग 200-250 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। एक तरफ तो संसद के जो अध्यक्ष हैं उनकी धनखड़ साहब की मिमिक्री किया, इस बात को लेकर के इतने सारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, और उसी जबकि वो पार्लियामेंट के अंदर में भी कोई मिमिक्री नहीं किया। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर में बीजेपी के सांसद विधुड़ी ने जिस तरीके से दुनिया के सामने भारत की संसद को शर्मसार करने का काम किया, एक बीएसपी और एसपी के ज्वाइंट गठबंधन से जो सांसद चुन के गए दानिश अली जी, उनका भरी संसद के अंदर में किस तरीके से ए गुरवादी, ए कटवे, ए भड़वे, इस तरीके से कह करके किस तरीके से उसको तुरंत बर्खास्त करके उसको जो सारे चुनाव पर पाबंदी लगानी चाहिए, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया अध्यक्ष महोदय ने। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सारा कांड करवाया गया है बीजेपी के द्वारा, संसद में लोगों को घुसवाया गया है लोगों का ध्यान हटाने के लिए। एक तरफ तो बेरोजगारी हमने खत्म की ऐसा डंका पीटा जाता है, और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे वही बेरोजगार लोग जो संसद में घुसे, वो लोग रोजगार के लिए मांग उठा रहे थे। मनमानी नहीं चलेगी, डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, ऐसे नारे लगा रहे थे। मैं उनके समर्थन में नहीं हूं। आखिर भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम हो रहा है। ये इतना सारे आईबी, सीबीआई, होम मिनिस्ट्री लेकर बैठे हुए हैं जो सलाहने वाले लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है ये लायक लोग नहीं है। ये किराएदार लोग हैं, भारत में जो रह रहे हैं ये घुसपैठिए लोग हैं, और इन घुसपैठियों को जैसे अमित शाह कहते हैं कि हम सीए का कानून लागू करके रहेंगे, हमको भी अवसर मिलेगा आने वाले समय में। भारत में जो घुसपैठिए घुसे हुए हजारों साल से जो इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं, इन घुसपैठियों को डीएनए के आधार पर जनगणना करा करके, डीएनए के आधार पर इनकी कानून बना करके तब इनको चिन्हित किया जाएगा, उसके बाद में फैसला करेंगे इनका क्या करना है। समय कम है साथियों, मैं इतनी ही बात कहूंगा। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी। मगर मैं 2-3 नारे बोलना चाहूंगा आपके बीच में और आपका साथ समर्थन चाहूंगा। आप लोग तैयार हैं? 24 का चुनाव आ रहा है साथियों, अभी से कमर कस लीजिए। रोजी रोटी दे न सके जो, बिजली पानी दे न सके जो, शिक्षा रोजगार दे न सके जो, सड़क सुरक्षा दे न सके जो सरकार निकम्मी है। 2014 में इस निकम्मी और नकारा सरकार को हमको बदलना होगा। बहुजन मुक्ति पार्टी की आपकी अपनी सरकार बनानी होगी। इसके लिए साथियों आपको गांव-गांव जाकर के बूथ लेवल पर तैयारी करनी है। आप लोग ये काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जोहार साथियों। धन्यवाद माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी। वक्ता की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जीवराखन लाल मरई, जो कि सेवानिवृत्त कार्यपालन अधिकारी है, अभियंता है प्रतापगढ़ से। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि डायस पर आए और विषय के संदर्भ में अपनी बात रखे। माननीय जीवराखन लाल मरई। बहुत जल्द नहीं होगा। ठीक है, बोलिए 5 मिनट। मूल निवासी का नारा है, मूल निवासी का नारा है। आदरणीय साथियों, पूरा देश से आए हुए सभी साथियों को सेवा जोहार, जय जोहार। मैं पहले बार इतना बड़ा मंच में बोलने का मेरे को अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं अपना धमतरी की टीम
बंसी वैद्य जी के टीम और मेश्राम साहब जी का टीम को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रिय साथियों, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ जिले धमतरी से आता हूं और मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूं। मैं छत्तीसगढ़ का सर्ववादी समाज का मूल रूप से नेतृत्व करते आया हूं। अभी 6 महीने से लगभग हमारा बाम सेब के साथियों लोग कंटिन्यू मेरे को जब उसका केडर कैंप हो रहा था धमतरी में, तब से हर एक 6 महीने में बार बार मेरे को बुला के लगभग मेरा दिमाग को लगभग विश्राम साहब के नीति बारे से मेरे को कुछ परिवर्तित कर दिए, ऐसा मेरे को महसूस होने लग रहा है। उसके लिए धमतरी टीम को बहुत बहुत बधाई। प्लीज साथियों, ये डी लिस्टिंग का मामला, डी और लिस्टिंग, लिस्ट से जो है उसको हटा दिया जाए। ये सबसे जहां तक मेरे को समझ है छत्तीसगढ़ से ही स्टार्ट हुआ था। छत्तीसगढ़ में इस टाइप का मामला बहुत आते रहता है और बहुत दिनों से ये मामला चल रहा है। नारायणपुर एक जगह है जहां पे हमारा सेंसिटिव एरिया है, वहां पे भी क्रिश्चियन आदिवासी और मूल आदिवासी के बीच में जो लड़ाई हुआ, ये लड़ाई कराने का काम सिर्फ और सिर्फ जनजाति सुरक्षा मंच जो आरएसएस भाजपा से समर्पित है, वो छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा करके आदिवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या 1 करोड़ है। वनवासी कल्याण आश्रम जो आरएसएस बीजेपी से प्रायोजित है, जनजाति गौरव समाज जो बनाए हैं वो भी जनजाति आरएसएस भाजपा का प्रायोजित है। कुल मिलाकर मेरा कहना यह है साथियों कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जितना बनाया हुआ संस्था है, एंटी आदिवासी एंटी मूल निवासी है, ये मैं मान के चलता हूं। आज संवैधानिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक अधिकार जो हमको दिया है, जो एक संविधान में आर्टिकल हमको प्राप्त है, उस आर्टिकल का जब अधिकार नहीं मिलता, जो संवैधानिक अधिकार जब आदिवासी समाज को, मूलवासियों को, समाज को नहीं मिलता, जब वो समाज आंदोलन करता है, ये मैं जितना बता रहा हूँ, जनजाति गौरव मंच, वन कल्याण आश्रम, जनजाति गौरव, एक कोई नहीं आएंगे संवैधानिक अधिकार के मुद्दे के लिए। ये बहुत दुर्भाग्य और सोचने वाली बात है कि ये मूल जाति को, एसटी एससी ओबीसी को कहां ले जाना चाहते हैं। एसटी एससी ओबीसी को जबकि संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, और संवैधानिक अधिकार का जब आंदोलन होता है, सड़क में आते हैं, सड़क में लड़ते हैं, तो ये जितना उनके द्वारा प्रायोजित, उनके द्वारा पालतू जो समिति बना हुआ है, जो समाज बना है, वो साथियों कभी नहीं आते। इस बात को हम सबको सोचना पड़ेगा और समाज इसको सोच रहा है, आगे भी इसको सोचेगा। आज के तारीख में क्रिश्चियन, खासकर क्रिश्चियन आदिवासी जो मूल है, उनको लड़ाई का जो होता है, जब आदमी खत्म हो जाता है तो उनको शमशान घाट में जगह नहीं मिलता, वहां पे भी ये इतना इनके द्वारा बनाए जितना कमेटी है, ये सब आ जाते हैं, इनको जगह नहीं देना। मतलब आपस में कुल मिलाकर आदिवासी से लड़ा रहे हैं और आदिवासी को मरवा रहे हैं, आदिवासी की संख्या को कम कर रहे हैं लोग। मारने वाला भी आदिवासी, मरने वाला भी आदिवासी। ये बहुत दुर्भाग्य। और खासकर छत्तीसगढ़ का एक एक जिला को मैं जानता हूँ, एक एक जिला में मेरा कार्यक्रम सामाजिक रूप से होते आया है और समाज के रूप से मैं वहाँ काम करते रहता हूँ, वो मैं बहुत नजदीक से इस बात को देखा हूँ। इसी बात के लिए आज भी सशंकित हैं। आज आपने देखना, एक जो हमारा हसदेव का जंगल जो 6 यूनिट कट रहा है, वहाँ टोटल आदिवासी 12 गांव को स्थापित किया जा रहा है। उसके कारण भी आरएसएस बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है, अडानी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जब 12 गांव को स्थापित करके वहां पे कई लाख पेड़ को काट करके वहां नीचे से कोयला निकाला जा रहा है, उसके लिए भी समाज लड़ रहा है, उसके लिए भी एसटी एससी ओबीसी पूरा सब एनजीओ सब लड़ रहे हैं। लेकिन वारे आरएसएस और भाजपा के सरकार एक लाइन कोई बोलने का तैयार नहीं है। प्रिय साथियों, पिछले साल भी कांग्रेस का सर, उसने भी नहीं छोड़ा इसको, संवैधानिक अधिकार के बारे से कोई बात नहीं किया। आज भी वही बात नहीं कर रहा।
सरकार आ गया है, 12 गांव आज उजड़ चुका है और भविष्य में और 6 गांव उजड़ने का तैयारी चल रहा है। प्रिय साथियों, मैं ये बताना चाह रहा था आप सबको, संवैधानिक अधिकार का जहां तक बात होता है वहां पे इतना सारे आरएसएस बीजेपी के लोग कोई नहीं आते। जब वोट का मामला आता है तो दुनिया भर का बातें करता है। यही सब बात आप सबको जानकारी देना था। बहुत आप लोगों को बहुत बहुत सेवा जोहार। मूल निवासी का नारा है, भारत देश हमारा कहने से काम नहीं चलेगा, बहुत जल्दी सब में निर्णय लेना पड़ेगा। मूल निवासी का नारा है। जय सेवा जय जोहार भैया। धन्यवाद मरई साहब। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय घनश्याम अलामी जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है आदिवासी एम्प्लॉइज आदिवासी कर्मचारी संघ के। उनको मैं आमंत्रित करता हूं, वो डायस पर आए और विषय के संदर्भ में अपनी बात रखें। साथियों, सभी को जय मूल निवासी। बामसेप का 40वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन जो आज से नागपुर की ऐतिहासिक भूमि पर चल रहा है, इस अधिवेशन का जो पहला सत्र चल रहा है, पहले सत्र में जो भी सब्जेक्ट चर्चा के लिए रखे हुए हैं बहुत ही ज्वलंत विषय है। इस सत्र के इस मंच पर जो पदाधिकारी वक्ता और इस सत्र को सुनने के लिए आए हुए सभी देश के मूल निवासी भाई और बहनों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज जो 3 सब्जेक्ट चर्चा के लिए रखे गए हैं, इसमें जो दूसरा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर मैं बात रखूंगा। डिलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों और ईसाई आदिवासियों के बीच झगड़ा लगाना ब्राह्मणों का एक सुनियोजित षड्यंत्र, एक गंभीर विश्लेषण। ये आदिवासियों का सत्यानाश करने के लिए ब्राह्मणों ने जो षड्यंत्र इस देश में रचा है, इसके बारे में हमारे लोगों को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए साथियों ये विषय, ये सब्जेक्ट चर्चा में रखा गया है। जैसे आप लोगों को याद होगा कि 2016 में भोपाल के बामसेप के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक सब्जेक्ट चर्चा के लिए रखा गया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये केवल था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय रेखवाल साहब को, जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मान्यवर मूल निवासी नायक किया, तो उसका असर भी दिखाई दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड ब्राह्मणों को वापस लेना पड़ा और हमारे महाराष्ट्र में जो सोलापुर जिला है वहाँ मोहन भागवत को आना पड़ा और कहना पड़ा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पीछे ले रहे हैं। तो मेशाम साहब के नेतृत्व में और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से हम इस देश में आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा साथियों बंद कर दिया ब्राह्मणों ने, तो उन्होंने दूसरा षड्यंत्र किया कि डिलिस्टिंग का कानून बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणों ने जनजाति सुरक्षा मंच, ये जो संगठन आरएसएस ने बनाया, जनजाति सुरक्षा मंच, अब आदिवासियों को ये लग रहा है कि ये हमारे आदिवासियों की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने ये संगठन बनाया, ये मंच बनाया। लेकिन साथियों, ये जनजाति सुरक्षा मंच जनजाति के सुरक्षा के लिए नहीं बनाया है, तो ये जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा इस देश में वो डिलिस्टिंग का अभियान पूरे देश भर में उन्होंने शुरू कर दिया। ये हमारे सत्यानाश का ये कार्यक्रम ब्राह्मणों ने बनाया है।
खास करके ये जो अभियान उन्होंने शुरू कर दिया वो छत्तीसगढ़ में शुरू कर दिया। खास करके छत्तीसगढ़ का जो जिला है जसपुर, सीतापुर, जिंदा रहना है, जीवित रहना है, अपने संवैधानिक अधिकार अगर वापस मिलाना है तो आदिवासियों को एक ही काम करना होगा कि राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में तब्दील होना होगा, शरीक होना होगा। क्योंकि आजादी हमारी आजादी नहीं है। 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अमेरिका का जो सरकारी रेडियो था वॉइस ऑफ अमेरिका, उस पर एक बात कही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि बाबा साहब के जीते जी ब्राह्मण देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे, ब्राह्मण तंत्र लागू करना चाहते थे। बाबा साहब ने 56 में यह बात कही कि ब्राह्मण भारत में लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, ब्राह्मण तंत्र लागू करना चाहते हैं, क्योंकि आजादी हमारे मूल निवासी लोगों की आजादी नहीं है, ये तो ब्राह्मणों की आजादी है। और इसलिए हम समस्याग्रस्त है, समस्या है इसका मतलब हम गुलाम है। हमारे लोगों को गुलामी का एहसास करा के देना होगा। ये तब ही होगा जब हम हमारे लोगों को जागृत करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से मैं तमाम आदिवासी भाइयों को ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने अपने एरिया में, अपने अपने इलाकों में हमारे लोगों को जागृत करने का काम करें और इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में सहभागी होने के लिए अपने लोगों को जागृत करने का काम करें, ऐसे मैं अपील करता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय आदिवासी। धन्यवाद माननीय घनश्याम आलामी सर। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय प्रोफेसर BS हस्ते साहब, जो कि राष्ट्रीय प्रभारी है नेशनल एट्रोसिटी प्रिवेंशन फोर्स महाराष्ट्र से। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ डायस पर आए और विषय के संदर्भ में अपनी बात रखें। माननीय प्रोफेसर BS हस्ते। आए ना। हेलो साथियों, त्याग, समर्पण, बलिदान देकर मूल निवासी बहुजन समाज को मान, सम्मान, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा, इन लोगों के साथ में भी बड़ी मात्रा में एट्रोसिटीज हुई। मगर एट्रोसिटी होने के बाद में उन्होंने सोचा कि इसका कारण क्या है, मूलभूत कारण क्या है। तब मूलभूत कारण उन्होंने ढूंढकर निकाला। वो कारण है कि जब तक एक नया समाज जो समतापूर्ण, न्याय पर आधारित, बंधुभाव पर आधारित समाज की निर्मित नहीं होती, तब तक के एट्रोसिटी मुक्त भारत की निर्मित नहीं हो सकती। ये विभिन्न भाषणों में उन्होंने कहा और कहकर उन्होंने हमें काम दिया, मगर उस काम पर हमारा कोई काम होते हुए दिखाई नहीं देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह साथियों कि हमारे महापुरुषों ने अपनी जो रिप्रेजेंटेशन रहेंगे और ब्राह्मणों के गुलाम और दलाल लोग रहेंगे, चमचा करने वाले लोग जब तक के हमारे से जाएंगे, जो संसद में अपना मुंह तक के नहीं खोलते, तब तक के हमारे ऊपर में होने वाली एट्रोसिटी खत्म होना संभव नहीं है। इसलिए हमारे से ही अगर लोग सही मायने में नुमाइंदे अगर हमें तैयार करना है, तो हमें ही जो काम हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से हमें मिलेगा, उसके ऊपर में अगर हम अमल करेंगे और बूथ लेवल का अगर हम जो स्ट्रक्चर है, संगठन है, अगर हम खड़ा करेंगे, तो उसके माध्यम से एक बूथ पर एक आदमी, अगर 100 संगठन है तो 100 आदमी के माध्यम से अगर हम काम करने के लिए अपना जिम्मा लगा लेते हैं, जिम्मेदारी ले लेते हैं, तभी हम अत्याचार मुक्त भारत की निर्मित कर सकते हैं। आयोजकों ने मुझे बोलने की संधि उपलब्ध की, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय जोहार, जय उलगुलान, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद मान्यवर BS हस्ते साहब। वक्ता के अगली कड़ी में विषय के संदर्भ में बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय
HN रेकवाल साहब, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली से, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मान्यवर आप डायस पर आए और विषय के संदर्भ में अपनी बात रखें। मूल निवासी समाज में जन्मे सभी क्रांतिकारी महापुरुषों जननायकों को नमन करते हुए मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथि, इस प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे मूल निवासी नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप से 50% से कम हुई, मतलब वो शेड्यूल एरिया यानी 5वीं अनुसूची क्षेत्र यानी तथाकथित आजादी के 75 साल के बाद भी बाबा साहब अंबेडकर ने आदिवासियों को आर्टिकल 244 के तहत जो विशेषाधिकार दिया था, यानी संविधान के अंदर एक और संविधान दिया था और उस एरिया में उस 5वीं अनुसूची के अनुसार जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी होगा, जमीन के अंदर छुपी हुई तमाम प्रकार धातुओं का मालिक आदिवासी होगा। उस आदिवासी क्षेत्र में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और आदिवासी ग्राम सभा के बिना परमिशन के कोई भी विकास के काम या कोई भी घुस नहीं सकता। आदिवासियों का स्वायत्त शासन होगा, मालकियत का अधिकार होगा। तो साथियों, ये तमाम प्रकार का अधिकार समाप्त करने के लिए ये डीलिस्टिंग का उन आदिवासियों के माध्यम से जो ब्राह्मणों ने हिंदू बना लिया है। अभी जो डीलिस्टिंग का अभी नागपुर का एक वीडियो आया था, हमारा YouTube चैनल का पत्रकार वहाँ उनके साथ में वो डीलिस्टिंग का जब यहाँ नागपुर में आंदोलन चल रहा था उसमें वो पहुँच गए, उनसे बात की। मात्र 3 मिनट में उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा ये डीलिस्टिंग का कि हम इसके फेवर में है, होना चाहिए। फिर अगला सवाल किया, ये डीलिस्टिंग में आप लोग यहाँ पर इतने लोग आए हो, इसके साधन संसाधन कौन दे रहा है? आपका किराया खर्चा, खाने का खर्चा या हमारे संगठन है ना, वो साफ साफ बोल रहा है, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल। इसका मतलब साथियों, ये जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, हम तो ये कह सकते हैं कि बामसेप के अलावा जो भी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के संगठन चल रहे हैं, वो कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हमारे दुश्मनों के साथ सहयोग से चल रहे हैं और उनका एकमात्र मकसद है कि बामसेप का मूवमेंट सफल ना हो। इसलिए इस षड्यंत्र को हमको समझने की आवश्यकता है और अगर डीलिस्टिंग का कानून बनता है, आदिवासियों का तो सत्यानाश होना ही है। जब भी समय समय पर OBC के लोगों ने, SC के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, क्योंकि कानून अगर बनता है वो सब पे लागू होता है। आप सोच रहे हैं कि ये तो आदिवासियों का मामला है, तो साथियों हम गलतफहमी में ना रहें। अगर डीलिस्टिंग का कानून बनता है तो यहाँ पर जो भी हमारे लोग ईसाई बने, सिख बने, मुस्लिम बने, SC, ST, OBC के जो भी, उन सब की डीलिस्टिंग होगी, यानी इसका सब पे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अब हम लोगों को इन ब्राह्मणों के षड्यंत्र को का पर्दाफाश करने के लिए तमाम प्रकार के जो सामाजिक समूह हैं, SC, ST, OBC, महिलाएं, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की आवश्यकता है। जिन महापुरुषों ने ये हमको सदियों के बाद, 2500 साल के बाद जो अधिकार दिए हैं, वो आज समाप्त होने की कगार पे है। आने वाली हजारों पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में है। अगर वास्तव में उनको आबाद करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं, तो मान्यवर वामन मेश्राम साहब का एकमात्र नेतृत्व है, जो सभी सामाजिक समूह को साथ में लेकर के वो आज इस कारवा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बना चुके हैं। आप लोग इसको समझेंगे और कार्यकर्ता के लिए, कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आगे आएंगे, आपकी हजारों पीढ़ियों के लिए।
हम महापुरुषों की जय जयकार करते हैं, तो क्या महापुरुषों ने जय जयकार करने का ठेका दे रखा हमको? क्या प्रेरणा ले रहे? उन्होंने किन व्यवस्था के विरोध में जंग लड़ी थी, संघर्ष किया था, और आज हम हमारे हजारों पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में है और हम सिर्फ जय जयकार कर रहे हैं। तो साथियों, इस मूवमेंट पे हमको जानना समझना होगा और काम करना होगा कार्यकर्ता के रूप में। आप ऐसा करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। मेरी बात आपने ध्यान से सुनी। आभार। जय जोहार, जय मूल निवासी। धन्यवाद मान्यवर रेखपाल साहब। वक्ता के अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय दासराम नायक जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। आप डायस पर आए और विषय के संदर्भ में अपनी बात रखें। साथियों, जय मूल निवासी। ये आदिवासी शेड्यूल ट्राइब लोग को डीलिस्टिंग का मामला है, बोले तो रिजर्वेशन से हटाना, ये एक एजेंडा है। ये सारा भारत में, मैं खुद बंजारा गोरमाटी कम्युनिटी हूँ, तेलंगाना आंध्रा में मैं शेड्यूल ट्राइब में हूँ, महाराष्ट्र में ओबीसी में हूँ, कर्नाटका, दिल्ली और अलग स्टेट में एससी में हूँ। ये ब्राह्मण लोग एक कम्युनिटी को सारा देश में एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। ये लोग एक कैटेगरी में रहिए ना, वो बहुत बड़ा शक्ति बन जाएगा, वो नहीं बनने देते वो लोग। और अब क्या है, अभी इतना बड़ा खतरनाक बात, आदिवासी जंगल एरिया में सोना, कोयल और यूरेनियम, तेलंगाना गोदावरी, उधर हमारा तेलंगाना फॉरेस्ट में तो डेली झगड़ा, आदिवासी को जंगल से भगाना, उस जमीन का नीचे, आदिवासी का गांव का नीचे सोना, कोयल, लोहा आए, वो चोरी करना उसका उद्देश्य है। आरएसएस, बीजेपी चोरी करना, चोरी करने के लिए आदिवासी में झगड़ा डालना। हाँ, आदिवासी क्रिश्चियन में चले गए, मुसलमान में चले गए। आप आदिवासी आइडेंटिटी खत्म करना, आरक्षण खत्म करना, संविधान में आर्टिकल 14 को ऐसा नहीं बोले ना। महाराष्ट्र में महार लोग, बाबा साहेब अंबेडकर बुद्धिज्म लिया था, जब कांग्रेस आरएसएस से यही प्रचार किया था, बाबा साहेब बुद्धिज्म ले लिए, ये महार को भी रिजर्वेशन खत्म होने वाले बोले, ऐसा प्रचार किया, मगर रिजर्वेशन से हटाया क्या महार लोगों को? नहीं हटा सका। संविधान उसका बाप का नहीं है, आरएसएस का। हमको भी आदिवासी को डी लिस्ट के नाम पे रिजर्वेशन से हटाना, आदिवासी को संविधान उसको मान्यता नहीं है, मगर आदिवासी में झगड़ा करना, क्रिश्चियन आदिवासी, आदिवासी, मुस्लिम आदिवासी, आदिवासी, धर्म के नाम पर झगड़ा कर लड़ाई करके जमीन के नीचे सोना, कोयल, लोहा चोरी करने का उसका मकसद है। इसलिए आदिवासी का ऊपर रोज अन्याय अत्याचार हो रहा है। मणिपुर में वही बात है, बीसी वर्सेस आदिवासी, बीसी वर्सेस आदिवासी झगड़ा डालना, उसका बीजेपी सरकार ही है। ओबीसी को उनका संख्या के आधार पर उनको रिजर्वेशन दे सकते। सेंट्रल में बीजेपी का गवर्नमेंट है, मणिपुर में बीजेपी का गवर्नमेंट है, सारा भारत में बीजेपी का सरकार है। कितना संख्या उनका हिस्सेदारी दे सकते, कानून बना सकते, पार्लियामेंट में बिल ला सकते, मगर ओबीसी को और आदिवासी में झगड़ा डालना उसका इंपॉर्टेंट है। ये एक इकट्ठा नहीं होना, एक यूनिटी नहीं होना। ऐसा आदिवासी के ऊपर मणिपुर में, तेलंगाना में, आंध्रा में, सारा भारत में डीलिस्टिंग के नाम पर, धर्म के नाम पर बहुत बड़ा षड्यंत्र चला रहे आरएसएस, बीजेपी वाले। इसलिए अभी बीजेपी वाले 4-5 दिन महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया, हम जनगणना विरोधी है, सेंसस की विरोधी है। कभी बीजेपी वाले, आरएसएस वाले सेंसस को विरोध करेगा ना, तो सारा भारत में ओबीसी आरएसएस को, बीजेपी को पॉलिटिकल मटर खैमा करेंगे। ये आरएसएस हमको भी डीलिस्टिंग से निकालेंगे ना, हम लोग भी ब्राह्मण को भी डीएनए के आधार पर उनको भी डीलिस्टिंग करेंगे, भारत छोड़ाएंगे उसको। अरे हम तो भारत का है, मूल निवासी है, आदिवासी है, संविधान का हमको आरक्षण रिजर्वेशन दे रहा
प्रवेश नहीं करना है। आपको डीएनए कार्ड देकर भारत से भगाना चाहते हैं हम लोग। इसलिए आदिवासी जागरूक होना चाहिए, आदिवासी संगठन गांव गांव बनाना चाहिए और कमेटी बनाना चाहिए। बहुत बड़ा आदिवासी मूवमेंट हम लोग खड़ा करेंगे और आरएसएस बीजेपी की बहुत बड़ा चैलेंज करेंगे। और ईवीएम के बारे में तेलंगाना में परसों चुनाव हुआ 8 दिन पहले, उधर कांग्रेस, मध्य प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस जीता। कांग्रेस को जिताने वाले बीजेपी है। क्यों? बीजेपी ब्राह्मणों का पार्टी, कांग्रेस ब्राह्मणों का पार्टी। अपोजिशन में भी ब्राह्मण कांग्रेस पार्टी रहना वो बीजेपी का मजबूरी है। अपोजिशन में कांग्रेस चलेगा ही तो कोई ओबीसी का पार्टी आ जाएगा, एससी एसटी बीसी का पार्टी आ जाएगा। इसलिए अपोजिशन में भी कांग्रेस को जिंदा रखना, अपोजिशन में रखना वो आरएसएस बीजेपी का काम है वो। इसलिए लोगों को शक नहीं आना, अनुमान नहीं आना। इसलिए तेलंगाना में कांग्रेस को बीजेपी जिताया, तेलंगाना में कांग्रेस नहीं जीता। कांग्रेस पार्टी को बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट चोरी करके जिताया। वो बीजेपी आरएसएस का मजबूरी है। या चंद्रमंडल 15 लाख किलोमीटर चंद्रयान पे रॉकेट गया, जमीन से रिमोट कंट्रोल किया। मेरे ईवीएम वोट चोरी कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? रिमोट से नहीं कर सकते? ईजी चोरी कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चलाने वाले भारत का ब्राह्मण है, उनको ऑपरेट करने वाले इलेक्शन कमीशन चुनाव का अधिकारी पूरा ब्राह्मण है। वो वोट चोरी कर रहा। बाबा साहब अंबेडकर जिंदगी लगाकर आपको वोट अधिकार दिया, वो वोट को चोरी करने वाले ईवीएम ब्राह्मण ही है। इसलिए जनवरी 31 चलो दिल्ली, मेहसाम साहब एक बड़ा बोल, चलो दिल्ली। इलेक्शन कमीशन आरएसएस ब्राह्मण को नींद नहीं आ रहा। चलो नागपुर घेराव किया ना आरएसएस हेडक्वार्टर, तो सारा भारत में मूल निवासी में बहुजनों में जागरूक पैदा हो गया। कोई अभी तक नहीं ऐसा नहीं करा। अभी भी भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध में कोई कांग्रेस चर्चा नहीं कर रहा, कम्युनिस्ट चर्चा नहीं कर रहा। मुलायम सिंह क्या, लालू प्रसाद, नहीं तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी पार्टी, कोई चर्चा नहीं कर रहा। चर्चा करेंगे ईडी आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगा, जेल को जाएगा। इसलिए डर के चर्चा नहीं कर रहे। भारत में बीजेपी आरएसएस और कांग्रेस का अंडरस्टैंडिंग में वोट चोरी हो रहा ना, वो मशीन का विरोध करने वाले बामसेब वामन मेश्राम साहब अकेले हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विरोध में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया, आंदोलन नहीं किया। भारत में हम ही लोग कर रहे। जनवरी 31 को हम लोग लगभग 5 लाख लोग से दिल्ली चुनाव हेडक्वार्टर को घेराव करना है। घेराव करने से ब्राह्मण का षड्यंत्र सारा भारत मालूम हो जाएगा। इसके लिए तैयारी करो। जय मूल्य। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय दासाराम जी। जिन साथियों को यहाँ पर जन आंदोलन निधि देना है वो मंच के दाहिनी ओर आकर खड़े रहे। ये भीमराव जी कामत, इन्होंने 2 फ्लैट दिए हैं, एक बैंगलोर का और नागपुर। लिख के दे। साथियों, बामसेब संगठन की ओर से 2 साल से क्षत्रिय मूल निवासी संघ की स्थापना की गई। इसके कारण देश विदेश के क्षत्रियों में बामसेब के प्रति आकर्षण बढ़ गया। इसी कड़ी में राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर सुखदेव सिंह गोगामेडी जी बामसेब के विचारों से प्रभावित होकर ब्राह्मणों के विरोध में खुलेआम बोल रहे थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी इस अधिवेशन में भी और भीमा कोरेगांव में वीरों को अभिवादन करने के लिए भी आने वाले थे। इसके पहले ही ब्राह्मणों ने उनकी हत्या कर दी।
मूल निवासी आंदोलन के समर्थक सुखदेव सिंह गोगामेडी का नाम बामसेप के अधिवेशन के इस मैदान को भी दिया गया है। साथियों, संगठन के निष्ठावान, होनहार, दृढ़ निश्चयी और त्यागी समर्पित कार्यकर्ता मान्यवर इंजीनियर प्रकाश उबाळे साहब, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा की महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्षा माननीय प्रतिभा उबाळे मैडम, इनके पति भी हैं, उनका भी अचानक निर्वाण हो गया है। इस संकट की समय पर पूरा बामसेप परिवार इन परिवारों के साथ है। साथियों, संगठन की ओर से, मूल निवासी समाज की ओर से इन क्रांतिकारी योद्धाओं को 2 मिनट खड़े होकर हम सब लोग आदरांजलि अर्पित करेंगे। अटेंशन। धन्यवाद साथियों, मैं राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको देने के लिए आमंत्रित करता हूं। शिमाऊ सिंह राजकमल उदयपुर से कृपया वो मंच पर आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी राशि 500 रुपए वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करना चाहते हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो मंच पर आए और भेंट करें। उसके साथ ही रविंद्रनाथ, जो कि आजमगढ़ से है, वो मान्यवर मेश्राम साहब को 1 लाख रुपए की राशि भेंट करना चाहते हैं। वो 1 लाख रुपए की राशि भेंट करने के लिए रविंद्रनाथ जी की तरफ से माननीय सूबेदार जी, जो कि आजमगढ़ से है, वो यहाँ पर ये 1 लाख रुपए की राशि भेंट करेंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ मंच पर, वो ये राशि भेंट करें। साथियों, महाराष्ट्र के इंडियन इंजीनियर्स प्रोफेशनल एसोसिएशन यवतमाल यूनिट की ओर से 1 लाख रुपए की राशि पोटली बैग यहाँ पर मान्यवर मेश्राम साहब को अर्पित की जा रही है। इंजीनियर स्मिता रामटेकेकर, इंजीनियर मिलिंद गेडाम जी, इंजीनियर विशाल कांबळे जी, इंजीनियर नरेंद्र राउत जी, इंजीनियर शेख साहब, इंजीनियर हेमंत दाभाडे जी, इंजीनियर सुरेश मडावी जी, माननीय प्रशांत रामटेके जी, माननीय इंजीनियर विजया जीवने जी, इन सभी साथियों का अनुरोध है कि वो मंच पर आए और ये 1 लाख रुपए की जो पोटली है वो माननीय मेश्राम साहब को भेंट कर रहे हैं। माननीय मेश्राम साहब को 1 लाख रुपए की थैली जो है, पोटली जो है, इन सभी इंडियन इंजीनियर प्रोफेशनल एसोसिएशन यवतमाल यूनिट के द्वारा यहाँ पर भेंट की जा रही है। क्या ना 1 लाख रुपए माननीय सूबेदार जी रविंद्रनाथ की ओर से यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। राशि है रुपए 1 लाख रुपये। इसमें है शुभांशी सिंह है, वो शुभांशी माननीय दुलेरा, जो कि जूनागढ़ से है, माननीय दुलेरा जी, वो भी यहाँ पर गांधीनगर से है। अच्छा। वो साहब को 1 लाख रुपए 1000 रुपए की राशि भेंट करना चाहते हैं। माननीय दुलेरा जी गांधीनगर से है। तो उसके बाद पहले
राजेंद्र ढवड़े जी जो कि प्रोटॉन के नागपुर के अध्यक्ष है, उनकी लड़की प्रज्ञा ढवड़े, वो प्रोबेशनल ऑफिसर के रूप में उनको नौकरी मिली है। इस उपलक्ष्य में 10,000 रुपए की राशि मान्यवर मेश्राम साहब को भेंट कर रहे हैं राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के तहत। माननीय ढवले साहब। शालन के आने के शालन लेगा वो सर शालन ले माननीय भीमराव जी कामत साहब, इन्होंने बेंगलोर में तथा नागपुर के 2 फ्लैट 2 BHK के फ्लैट्स हैं, वो बामसेप को व्हील डीड करके दिए हैं, भेंट किए हैं। इसलिए समाज की ओर से, संगठन की ओर से माननीय भीमराव जी कामत साहब का शाल और हार देकर माननीय और मेश्राम साहब उनका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। माननीय भीमराव जी कामत, जिन्होंने अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति जो है इस आंदोलन को, इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए भेंट की है। समाज उनका आभारी है। मान्यवर भीमराव जी कामत साहब। धन्यवाद कामत साहब। नारायण चंद्र साहा और अमिता साहा की ओर से रुपए 5,000 रुपए की राशि राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के चेक के रूप में भेंट की जा रही है। माननीय और मेश्राम साहब इसका स्वीकार करें। दुलेरा जी है, दुलेरा जी, मान्यवर दुलेरा जी जो कि गांधीनगर से है, 1,000 रुपए की राशि जो है दुलेरा जी। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? पैसे गिर गए। नाम क्या आपका? चिट्ठी दिया। ब्रिजनंदन प्रसाद जी कितना दे रहे? 1,000 रुपए की राशि नगद रूप में यहाँ पर भेंट कर रहे हैं माननीय और मेश्राम साहब को। इस सत्र का समापन करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय और मेश्राम साहब, आप डायस पर आए और विषय के संदर्भ में कार्यकर्ता पदाधिकारियों समाज को मार्गदर्शन करें। माननीय और मेश्राम साहब। सांगितलं होतं लोक हेलो हे दिलेले आहे साथियों, काही राहिलं नाही ना बरोबर। उद्घाटन सत्र के बाद में हम लोग अधिवेशन का जो पहला सत्र है और इस पहले सत्र में जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है ईवीएम से चुनाव करना और वीवीपीएटी की पर्चियों का 100% मिलान न करना भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, गंभीर मंथन। दूसरा विषय रखा गया है अभी आप डीलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों और ईसाई आदिवासियों के बीच में झगड़ा लगाना ब्राह्मणों का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, एक गंभीर विश्लेषण। ये दूसरा विषय है।
तीसरा है मणिपुर में कुकी आदिवासी और मैतेई समुदाय के बीच में महीनों से चल रहा खूनी हिंसात्मक खेल आरएसएस और बीजेपी के द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है, एक गंभीर मंथन। साथियों, यहाँ पर 3 विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। ये विषय हम लोगों को 5:30 बजे समाप्त करना था। अभी 5:27 हो गया है, तो समाप्ति का जो समय है उसके लिए केवल 3 मिनट बाकी है। इसके बावजूद भी मैं इस संबंध में कुछ बातें, महत्वपूर्ण विषय होने की वजह से कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। साथियों, ये जो ईवीएम से चुनाव करना और वीवीपीएटी की पर्चियों का 100% मिलान न करना, पहले तो ईवीएम से जो चुनाव करने का निर्णय है, ये यही निर्णय गलत है। ईवीएम से अमेरिका में चुनाव नहीं होता है। ईवीएम से जर्मनी जो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सेंटर है दुनिया में, यूरोप में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सेंटर जर्मनी है। वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है। लगभग सारे यूरोप में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अमेरिका में, जापान में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। जो दुनिया के टेक्नोलॉजी के गुरु देश है, यानी सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ, एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पर है, सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पर है। वहाँ के लोग बैलेट पेपर पे चुनाव करवाते हैं और वहाँ बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के बाद दुनिया का कोई देश उनको बैकवर्ड देश नहीं कहता। कोई दुनिया के लोग उनको बैकवर्ड देश नहीं कहता। अरे ये तो बैलेट पेपर पर चुनाव करवा रहे, तो इसके आधार पर कोई उनको बैकवर्ड देश नहीं कहता। तो इसलिए साथियों, भारत को भी अगर मान लो वो बैलेट पेपर पर चुनाव करवाते तो उनको कोई बैकवर्ड देश नहीं मानता। वैसे ही हम लोग बैकवर्ड है। केवल ईवीएम से चुनाव करवा के हम कौन से एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश बन जाएंगे। मगर जैसे जैसे एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं वो देश में जागृत हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर जागृत हो रहे हैं। जो एससी, एसटी, ओबीसी की जो जनसंख्या है भारत में, वो जनसंख्या 74.5% है। जो एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या है भारत में वो 74.5% है, माइनॉरिटी को छोड़ करके। अगर इस बात को हम ध्यान दें तो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अगर जागृत होने का जो राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, रात दिन लोग इस काम में लगे हुए हैं, संगठित रूप से हम लोग केवल वैचारिक जागरण करने वाले लोग नहीं है। कुछ लोग इस बात को ही बहुत बड़ी बात मानते हैं। मैं इस बात को बहुत बड़ी बात नहीं मानता। केवल वैचारिक जागरण करने मात्र से दुनिया में परिवर्तन नहीं आ सकता। दुनिया में जो परिवर्तन है वो संगठित शक्ति केवल पर आएगा, केवल वैचारिक जागरण करने से नहीं आ सकता। नहीं तो वैचारिक जागरण करने का काम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कर ही रहा है।
तो फिर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? परिवर्तन आने का काम संगठित शक्ति के बल पर होता है। परिवर्तन का काम अपने आप नहीं होता। तो परिवर्तन करने की विचारधारा होनी चाहिए, परिवर्तन करने का लक्ष्य होना चाहिए, परिवर्तन करने वाला संगठन होना चाहिए और संगठन के बल पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, तब जाकर के परिवर्तन होता है। ऐसा ही नहीं होता परिवर्तन। तो इसलिए ये परिवर्तन वैचारिक परिवर्तन के साथ साथ हम लोग संगठित रूप से भारत में काम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम केवल संगठन ही बनाने का काम नहीं कर रहे, हमारा काम कैडर बेस संगठन बनाने का है। एक तो संगठन होता है क्राउड बेस और दूसरा संगठन होता है कैडर बेस। तो हमारा संगठन कोई क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारा संगठन कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। और कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन डेली प्रचार करने का, प्रसार करने का और लोगों को जागृत करने का अपने अपने भौगोलिक और सामाजिक क्षेत्र में लगातार काम करता है। जो अखबार वाले लोगों को गलत सलत बातें बताते रहते हैं, वो गलत बातें बताने का काम करने वाले लोग हैं, उनको भी हमारे लोग बताते रहते हैं। तो ये कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, केवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। और इस कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम कोई छोटा मोटा मामला नहीं बना रहे हैं। इशू ईवीएम का इशू हमने बनाया, हमने लोगों को इसके बारे में जागृत किया और आज सारा देश ईवीएम के मुद्दे पर सारे तरफ से ईवीएम का समर्थन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन के लोग, अभी टीवी पर चर्चा चलती है कि भाई इंडिया गठबंधन के पास तो कोई विषय ही नहीं है, बीजेपी के पास तो नरेंद्र मोदी का चेहरा है और अपोजिशन पार्टी के पास चेहरा भी नहीं है और मुद्दा भी नहीं है, वो लोग ऐसा चर्चा चलते रहता है। तो इंडिया गठबंधन वाले अगर चुनाव जीतना चाहते हैं तो पहले नंबर का मुद्दा है ईवीएम। अगर ईवीएम को मुद्दा बनाते हैं कि यदि भारत की प्रजा हमको चुनाव जीतने के लिए मदद करती है तो जीतने के बाद हम ईवीएम हटा देंगे, तो इतने झोली में वोट पड़ेंगे तो झोली फट जाएगी। इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा मुद्दा है ईवीएम का। मगर ईवीएम का मुद्दा बनाने के लिए ये लोग तैयार है या नहीं है इसका कोई पता नहीं चल रहा है। चुनाव आयोग को उन्होंने लिख कर दिया इंडिया गठबंधन के लोगों ने, मगर चुनाव आयोग को लिख कर देने के बाद में चुनाव आयोग इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो वो उन लोगों को ईवीएम मशीन के विरोध में चुनाव आयोग को कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं अब वो शो करना चाहते हैं कि सारे देश के लोग ईवीएम के विरोध में हैं, तो इंडिया गठबंधन के लोग चाहते हैं कि ईवीएम विरोधी लोग हमको वोट जरूर दे। बस इतना भर मकसद है उनका। ईवीएम बदलने का मकसद नहीं है, ईवीएम को चेंज करने का मकसद नहीं है। तो ईवीएम हटाने की तमन्ना रखने वाले लोग इंडिया गठबंधन को वोट दे, बस इतना मकसद है, ईवीएम हटाना मकसद नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं ईवीएम के पहले बैलेट पेपर में जो धांधली होती थी तो बूथ पर धांधली होती थी। बूथ पर एक बूथ 1000 वोटों का होता था
आयोग के लेवल पर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, अपोजिशन पार्टी के लेवल के लोग क्या कर रहे हैं, कहां कहां क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, सारा का सारा हमारे पास डाटा है, पूरा एविडेंस है। तो दिग्विजय सिंह को ऐसा लगता है कि जो आंखों से दिखाई देता है वो बैलेट बॉक्स में जमा नहीं होता, इसलिए जो आंखों से दिखने वाला पर्चा है पेपर ट्रेल का, वो कट कर कागज का टुकड़ा वोटर के हाथ में दिया जाए और दे करके देने के बाद वो अपने हाथ से बैलेट बॉक्स में डाले, और फिर डालने के बाद में गिनती होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, चलो ठीक है, आपके मन की आशंका ठीक है, मगर केवल मात्र बैलेट बॉक्स में कागज का टुकड़ा अपने हाथ से वोटर के हाथ से डालने से कंफर्म नहीं होगा। कंफर्म कब होगा? ईवीएम की गिनती करने के पहले बैलेट बॉक्स के कागज के टुकड़ों की पहले गिनती करो, गिनती कागज के टुकड़े की करो, ईवीएम मशीन का मिलान कराओ। ईवीएम मशीन की गिनती मत करो, कागज के टुकड़े की गिनती करो और ईवीएम का मिलान कराओ। ईवीएम का डाटा निकालो, कागज के टुकड़ों के साथ में ईवीएम का मिलान कराओ और कागज का फैसला घोषित करो। 100% ऐसा करना होगा तब होगा। 100% के बारे में हमने केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में